गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 दिसंबर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख लेते हैं आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे डिस्कशन हमारा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। एक क्वेश्चन हमारा पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर रहने वाला है। हाई कोर्ट जजेस को लेकर भी न्यूज थी, इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा डिस्कशन कोविड-19 वैक्सीन को लेकर होगा। NMR टेस्ट क्या होता है इसको भी जानेंगे। देन NIA के ऊपर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन बनाया है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर। देन हम देखेंगे सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज को लेकर, इसके बारे में भी न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। और फाइनली गल्फ ऑफ ओमान को लेकर एक ज्योग्राफी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। सो देन जब ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, इसके बाद हम करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो चीजें हम इन 10 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो @Prince_Luthra पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। लेट्स वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली हमारी वेरियस सब्सक्रिप्शन जो उनको लिया है। सो हर्ष वत्स, राधा, मिथुन सिंह ने, आर्या सिंह ने एंड श्रीकांत बी ने। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो हमारी सीरीज है उसे लॉन्च कर दिया गया है और आप जानते हैं कि डे वाइज प्रिपरेशन जो है इसके अंदर दी जाती है। सो यू कैन चेक आउट दिस सीरीज ऑन exam.netmoc.com। दिस इज द बेस्ट सीरीज जो हमने अभी तक बनाई है, जिसके अंदर कटिंग एज इंफॉर्मेशन दी जा रही है कंसर्निंग योर स्टैटिक सब्जेक्ट एज वेल एज द करंट अफेयर्स। यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू लॉग इन। उसके बाद डे वाइज प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपको डे पे जाना है, एक पर्टिकुलर डे 1 को ओपन करना है, उसके अंदर आपके सारे असाइनमेंट्स जो पर्टिकुलर डे पे आपको कंप्लीट करने हैं वो दिए होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट डे आपको डे 2 पे जाना है, डे 3 डे 4 को करते करते आपको 200 डेज में जो 200 डेज के असाइनमेंट है इसे कंप्लीट करना है। यहां पे 200 डेज के असाइनमेंट में आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा और करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। बीच बीच में मैराथन सेशंस जो होंगे वो भी रखे गए हैं, मॉक टेस्ट भी रखे गए हैं। यहां पे तो आपको बेसिकली शेड्यूल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको जिस भी दिन आपने सब्सक्राइब किया, यू नीड टू गो टू द डे नंबर 1, वहां के असाइनमेंट पूरे करिए। नेक्स्ट डे फिर आप डे 2 में जाएंगे, डे 3 में जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे शेड्यूल बनाने की जो हेडेक रहती है वो आपकी नहीं रहेगी। जस्ट लाइक स्कूल्स और कॉलेजेस में हम करते हैं, हमें ज्यादा शेड्यूल के बारे में नहीं सोचना होता, बिकॉज दैट इज क्रिएटेड बाय द स्कूल और द कॉलेज इटसेल्फ। यहां पर भी आपको शेड्यूल जो है वो बना के दिया जा रहा है, सो दैट आपको सिर्फ जो हार्डवर्क है और जो कमिटमेंट है वो अपना देना है। डे 1 में जाकर उसके असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहने वाले हैं, आपके पीडीएफ के नोट्स रहने वाले हैं, आपके इसके अंदर क्विजेस रहने वाले हैं, इसके अंदर एमसीक्यू वीडियोस भी रहने वाले हैं और इसके अंदर माइंड मैप्स भी रहने वाले हैं। माइंड मैप्स के अलावा इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी रहने वाली है। डेली बेसिस पे आपको एक आंसर जो है यहां पर लिखने के लिए दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको लिखना है, जिसको मैं इवेल्युएट करूंगा। तो ये सारे जो है पर डे आप करते जाते हैं। पर डे आप वीडियोस देखते हैं, आप एमसीक्यू के वीडियोस देखते हैं, आप पीडीएफ के नोट्स पढ़ते हैं, आप क्विजेस प्रैक्टिस करते हैं, आप माइंड मैप देखते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा आप लगातार 200 दिन तक करते हैं। देन आपकी एक जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, एक रॉबस्ट प्रिपरेशन जो है वो आपकी हो जाती है। सो यहां पे इसे चेकआउट कर लीजिएगा exam.netmoc.com के ऊपर। और कोई भी डाउट है तो @Prince_Luthra पे मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन। Sometimes you need bad things to happen to inspire you to change and grow। लाइफ में बहुत बार नेगेटिव चीजें भी हो जाती हैं, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे साथ कभी भी वैसा हो। बट यहां पर वो जो चीजें हमारे लिए क्या हमें डिप्रेस कर देंगी या हमें मोटिवेट कर देंगी, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैं स्पेसिफिक किसी इंसिडेंट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब चीजें हम सभी के साथ होती हैं। ये इट कुड बी योर ब्रेकअप, इट कुड बी फेलियर इन एग्जाम, इट कुड बी द डेथ ऑफ अ नियर डियर वन। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज जो है वो आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर चीज से ग्रो होके कैसे निकलना है, कैसे वो आपको चार्ज करेगी, कैसे वो आपको मोटिवेट करेगी कि आप उस इंस्पिरेशन को यूज करते हुए ग्रो करें, उस सिचुएशन से बाहर निकलें और इस एग्जाम को क्रैक करें। तो उस एडवर्स सिचुएशन को आपको ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना है, कैसे आप उस एक नेगेटिव इवेंट को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को चार्जअप करने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किस तरीके से यूज करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर एटीट्यूड। सो यहां पे कई बार कुछ बैड थिंग्स जो होती हैं दे इंस्पायर यू और आपको उससे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस पर्टिकुलर चीज को लेके डिप्रेस होते रहना चाहिए। चलिए,
मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पे आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। पूछा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को सर्कल में डालें। इट सीक्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। तो प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात इसके अंदर करी गई है। इट एम्स टू गेट 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो दैट इज GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2022। 100% GER की इसके अंदर टारगेट रखा गया है और ये 2022 तक हमें अचीव करना है। करंट 10+2 सिस्टम टू बी प्लेस्ड बाय अ न्यू 5+2+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहां पे 10+2 का जो सिस्टम होता है उसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? 5+2+3+4 सिस्टम के द्वारा। सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो न्यूज में क्यों थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बिकॉज यहां पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिजर्वेशन पॉलिसी के जो भी प्रोविजंस हैं उनको अपहोल्ड करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन हमने डिफाइन किए हुए हैं। क्योंकि यहां पे कुछ लोगों ने कहा था, एलिगेशन लगाए थे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो रिजर्वेशन जो डिसएडवांटेज ग्रुप को दिया जाता है उसको खत्म कर देगी। लेकिन यहां पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के प्रोविजन को बताता है उसको यहां पर फॉलो किया जाएगा। क्या ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करती है? तो यस, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है प्री स्कूल लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करती है। और यहां पे GER को 100% दैट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करने की भी बात करी गई है और इसको यहां पर अचीव करने के लिए कहा गया है 2030 तक। तो जो टारगेट दिया गया वो 2030 का दिया गया, 2022 का नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से A और D को एलिमिनेट करिए। चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट पे। तो 10+2 सिस्टम को तो रिप्लेस किया, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने देखा था। बट क्या वो 5+2+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया गया? नहीं। तो यहां पे जो नया सिस्टम है दैट इज 5+3+3+4। क्यों इसे 5+3+3+4 कहा जाता है? बिकॉज यहां पे वेरियस एज ब्रैकेट्स जो है वो कुछ इस तरीके से इस डेटा को सपोर्ट करते हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा आपका C। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि ये 5+3+3+4 है क्या। तो बेसिकली देखिए यहां पे जो करिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉरेस्पॉन्ड टू एज बनाया गया है। तो यहां पे सबसे पहले एज ब्रैकेट जो हमारा है वो 3 से 8 साल का है, इसमें 5 साल आते हैं तो 5। देन नेक्स्ट ब्रैकेट जो है 8 से 11 का है, इसमें 3 साल आते हैं तो 3। देन नेक्स्ट ब्रैकेट 11 से 14 साल का है, इसमें भी 3 साल आते हैं तो 3, यहां पे थर्ड। देन 14 से 18 साल का है जो कि नेक्स्ट 4। तो यहां पे एज ब्रैकेट के हिसाब से 5+3+3+4 सिस्टम जो है उसको लाया गया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी बात करी गई है और 2030 तक GER को 100% करने की भी बात करी गई है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर है। इसके ऊपर एक पैनल बना था, पूछा गया उस पैनल को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय WMO एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन इकोसोक फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये जो पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनाया गया था ये WMO और इकोसोक के लिए बनाया गया था, के द्वारा बनाया गया था और वो भी एशिया एंड पैसिफिक के लिए हो सकता है। इट्स मेंबर्स कंप्राइजेस ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, अरेबियन सी का जो रीजन है, जो भी हम मैप पे देखेंगे वहां से जो कंट्रीज आती हैं, इस लोकेशन से जो कंट्रीज आती हैं वो इसकी मेंबरशिप में रहती हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा साइक्लोन्स बुरेवी। साइक्लोन बुरेवी जो है ये आपके कोस्टल रीजन के पास पहुंच चुका है, सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो, और यहां पे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से 8 टीम्स NDRF की यहां पर ऑलरेडी पोजीशन कर दी गई है। तो इस वजह से साइक्लोन बुरेवी की वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। अगर हम पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं तो यस, इट इज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय WMO दैट इज वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसोक, जो कि एशियन पैसिफिक के लिए बनाया गया। तो बिल्कुल ठीक है। मेंबरशिप कंट्रीज जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले रीजन से ही आती है, जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं यहां पे आसपास की कंट्रीज को। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये भी हमारी करेक्ट हो जाती है। साइक्लोन का नाम ध्यान रखिएगा और लोकेशन में आपको दिखा देता हूं। यहां पे फिलहाल हमारा आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। सो दिस इज द लोकेशन जहां पे इंपैक्ट जो है वो हो सकता है। सो दिस इज द रीजन जो आपका केरला एंड आपका सदर्न तमिलनाडु वाला रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है
हाई कोर्ट जजेस के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली अभी एक कंट्रोवर्सी थी। फॉर्मर कैलकाटा हाई कोर्ट जज जो है CS कर्नल, उनको बेसिकली वेंसडे को अरेस्ट किया गया सेंट्रल क्राइम ब्रांच के द्वारा। और ये जो अरेस्ट किया गया है, इसके पीछे का रीजन ये है, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ वल्गर रिमार्क्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में और उनके स्पाउसेस के अगेंस्ट में दिए थे, तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज कंट्रोवर्सी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट जो भी चीज न्यूज में मेंशन करी गई है उसके कंसर्निंग यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हाई कोर्ट जजेस की बात हुई है, तो हाई कोर्ट जजेस के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से आपका पूछा जा सकता है, लक्ष्मीकांत की बुक से। पहली स्टेटमेंट कहती है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नो वन अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के लिए आपको 65 साल जो है उससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 65 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो यहां पे रखा गया। देन एडिशनल जजेस कैन बी अपॉइंटेड फॉर क्लियरेंस ऑफ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट। अगर केसेस ज्यादा हो जाते हैं, पेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, तो एडिशनल जजेस जो होते हैं उनको भी यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एज देखिए, सबसे पहले तो एज में बात करी जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए जो एज है वो है आपकी 65 ईयर्स, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए आपकी एज है 62 ईयर्स, और ये एज भी 62 करी गई थी बाद में। इनिशियली जो थी, ओरिजिनली ये एज जो थी 60 रखी गई थी कि मैक्सिमम जो है, मतलब नो वन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। लेकिन फिर उसके बाद 15th अमेंडमेंट आई 1963 में, जहां पर इस एज को बढ़ा के 62 कर दिया गया। इट मींस नो वन अबव द एज ऑफ 62 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है और इसकी वजह से दो स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर पाते हैं और ये चीज भी बता पाते हैं क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट दोनों बचे हुए ऑप्शंस के अंदर है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी। इट मींस एडिशनल जजेस को रखा जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। अगर पेंडेंसी ज्यादा है, उस पेंडेंसी को कम करने के लिए इस चीज को किया जा सकता है। क्या इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो यस, यहां पे जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, आंसर हो जाएगा बी। कुछ और चीजें जानते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें, so there are certain eligibility criteria. For example, any of the given qualification must be fulfilled. Person should have been a barrister for more than 5 years. 5 साल से ज्यादा उनको बैरिस्टर रहना होता है। हैज बीन अ सिविल सर्वेंट फॉर ओवर 10 years along with serving the जिला कोड फॉर एटलीस्ट 3 years. तो 10 साल उनको सिविल सर्वेंट रहना होता है, जिसमें से 3 साल उनको जिला कोड जो होती है वहां पे सर्व करना होता है, देन वो एलिजिबल होते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन अ प्लीडर फॉर ओवर 10 years इन हाई कोर्ट, तो कम से कम 10 साल तक उनको हाई कोर्ट के अंदर प्लीडर रहना पड़ता है अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं हाई कोर्ट जज बनने के लिए। सो दीज आर द क्राइटेरिया जो कि दिए गए हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए वैसे देखा जाए तो हर स्टेट के पास उसकी अपनी एक इंडिविजुअल हाई कोर्ट होनी चाहिए और ज्यादातर स्टेट्स के पास ऐसा है भी सही। हर किसी के पास अपनी हाई कोर्ट है। यूपी के पास अपनी है, एमपी के पास अपनी है, राजस्थान के पास अपनी है, महाराष्ट्र के पास अपनी है। बट कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास अपनी इंडिविजुअलिस्टिक या इंडिविजुअल हाई कोर्ट नहीं है? ये स्टेट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी दूसरे स्टेट के साथ हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। इनके नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं आज, तो इसका आंसर जरूर करिएगा अगर आपको पता है तो। नहीं भी पता तो आप इसको चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स जो है इसके बारे में जानने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट कोविड-19 वैक्सीन, जिसका इमरजेंसी यूज किया जाएगा। और ये चीज कही गई है कि कौन सा देश ऐसा है जो कि पहला बना है अपने आप में इस चीज को अप्रूव करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो क्या यूएस ने इसका अप्रूवल दिया है, या फिर ये यूके की तरफ से आया अप्रूवल, रशिया या फिर यूएई? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सो यूके ने सबसे पहले अप्रूवल दिया है कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए। तो ब्रिटेन ने फाइजर कोविड-19 वैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दिया है, और इस तरीके के अप्रूवल जो है वो उसकी बात यूएस और इंडिया के अंदर भी चल रही है। इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो यहां पे इमरजेंसी यूज के लिए जो परमिशन है, जो अप्रूवल है, उसको डिमांड कर रहा है, उसको सीक कर रहा है, और हो सकता है आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही ये अप्रूवल दे दिया जाए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी। फिलहाल हमारा जो आंसर यहां पर है बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बताया कि इस तरीके की जो वैक्सीन होती हैं या फिर जो आपके मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उनका जो अप्रूवल होता है बेसिकली एक अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, और एक बार अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद ही उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रायल्स एज वेल एज जब भी आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट के बारे में और पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इस टेस्ट को लेकर। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ टेक्निक फॉर स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है किस चीज के लिए, फार्मास्यूटिकल के स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन के लिए। इट इज यूज टू इन्फर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड्स। ये किस चीज के लिए यूज करी जाती है, ताकि जो अननोन कंपाउंड्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इन्फर किया जा सके। इट हेल्प्स टू डिटरमिन फेज चेंजेस एंड सोल्युबिलिटी। ये क्या करता है, बेसिकली सोल्युबिलिटी और फेज चेंजेस को डिटरमिन करने में भी ये हेल्प करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएससी ने एक ये नई स्टेटमेंट निकाली और उसमें कहा है कि 3 ब्रांड्स कुड क्लियर द न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर हनी ब्रांड्स जो थे उनको भी यहाँ पे चेक किया गया था और काफी सारे इवन बिग ब्रांड्स जो है वो भी जो आपका न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट है इसमें फेल हो गए। बेसिकली टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फार्मास्यूटिकल की जो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन होती है, क्या क्या कंपाउंड्स है उसके अंदर, ये जानने के लिए। साथ में अगर कोई अननोन कंपाउंड होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टेस्ट है जो प्रोडक्ट होता है उसकी सोल्युबिलिटी के बारे में भी बताता है। तो बेसिकली एक तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट प्योर है कि नहीं है, उसके अंदर क्या क्या कंपाउंड है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली हनी के काफी सारे बिग ब्रांड्स जो हैं वो इस टेस्ट के अंदर फेल हो गए। चलिए, हनी द स्वीटनर ऑन योर प्लेट मे बी शुगर सिरप, कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो हनी है, हनी के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है हनी के अंदर शुगर सिरप ही यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज नॉट प्योर हनी जो हम कंज्यूम करते हैं। चलिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है, वैसे पर्टिकुलरली हो सकता है आपको भी ऐसा फील होता हो कि काफी सारे लोग जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इसमें एडल्टरेशन करते हैं या किसी तरीके के अनवांटेड कंटेंट को ऐड करते हैं, या फिर उसे आप कह सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर वो चीजें नहीं बताई जाती, छुपाई जाती है, मैनिपुलेट करी जाती है और हमें ऐसी चीज खिलाने की कोशिश करी जाती है जो कि शायद अदरवाइज हम ना खाते। अब मैं हनी खरीदने गया हूं तो मैं हनी ही चाहता हूं ना, अगर मुझे शुगर सिरप ही खरीदना होता तो मैं शुगर सिरप खरीदने चाहता। सो व्हाई आर यू सेलिंग मी शुगर सिरप? डोंट यू थिंक सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करप्शन? ये भी एक तरीके का करप्शन ही है, क्योंकि जो चीज मैं खरीदना चाहता हूं आप मुझे वो नहीं दे रहे हैं। मुझे अपने पैसे के नुकसान होने का इतना डर नहीं है, लेकिन जो मेरी हेल्थ खराब हो रही है, आपके और मेरे जैसे लोग जब दुकान पे जाके इस तरीके के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो पैसा तो हमारा जाता ही है। द मनी वी आर वेस्टिंग ऑन सच प्रोडक्ट्स, वो तो हमारा नुकसान है ही, लेकिन उससे भी बड़ा जो नुकसान है वो हमारी हेल्थ का है, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हमें अनवांटेड प्रोडक्ट देके कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारा मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी आज इसी टॉपिक पे होने वाला है। एंड इफ आई रिमेंबर राइट, जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था उस पे भी तब भी एडल्ट्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था उस साल के अंदर। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेंस के जो लास्ट क्वेश्चन है आने वाले उसमें जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं exam.netmark.com के ऊपर। आपको इसमें काफी सारी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज तो मिल ही जाती है। स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की सीरीज, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू, आर्ट एंड कल्चर थ्रू एमसीक्यू की सीरीज जो है वो भी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जिसको क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है और प्रोसिक्यूशन के लिए यूज किया जाता है, हो सकता है। इट एक्ट्स एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पे भी ये एक्ट करती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। सोचिए क्यों ये न्यूज में थी, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको, और आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले ये जान लीजिए, दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेटमेंट, ये मुंबई में नहीं है, ये कहां पे, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर देते तो सीधा ही आंसर पे पहुंच जाते, क्योंकि बाकी जो 2 स्टेटमेंट है कुछ हद तक कॉमन सेंसिकल है, कुछ हद तक उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पे जो सेंट्रल एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करती है और प्रोसिक्यूशन का काम भी इसका होता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर भी ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है एनआईए, ये काम करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अदर देन हेडक्वार्टर इसकी काफी सारी ब्रांचेस में है, जैसे हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोची में है, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू के अंदर है। तो मुंबई के अंदर इसकी एक ब्रांच है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। अभी न्यूज में क्यों थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी रिसेंटली सेंटर को कि भाई आप सीसीटीवी कैमरास जो है और इससे कंसर्निंग रिकॉर्डिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो एनआईए, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और जो सीबीआई है, ठीक है, इनके ऑफिस में इंस्टॉल करवाओ।
इस वजह से न्यूज थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पेरिस अग्रीमेंट को लेकर है। पूछा पेरिस अग्रीमेंट के बारे में बताएं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट विद इन द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के तौर पे इसे देखा जाता है, जो कि आईपीसीसी के अंदर आता है। सेकेंड, इट वॉज साइंड ऑन 2016 में इसे साइन किया गया था। इट सीक्स टू रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसका मेन मकसद क्या है कि किस तरीके से GHG ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज, उन्होंने एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल एपेक्स कमेटी जो है वो बनाई है ताकि पेरिस अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जा सके। और ये किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। बात करी जाए कि क्या पेरिस अग्रीमेंट जो है 2016 में साइन किया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पे मेन मकसद यही है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसे मिटिगेट किया जा सकता है, उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अब अगर बात करी जाए पहली स्टेटमेंट की, देखिए आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन की है। और यहां पे इसका मकसद जो है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके किस चीज को, क्लाइमेट चेंज के रिस्क को। ठीक है, लेकिन जब आप पेरिस अग्रीमेंट की बात करते हैं, पेरिस अग्रीमेंट जो है इसके अंदर नहीं आता है। इट्स अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पेरिस अग्रीमेंट जो है, यस इट इज अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, बट दैट इज विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि बताएगा कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद आईपीसीसी, ध्यान रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू UNFC3। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या आंसर हमारा ए होगा? नहीं, आंसर विल बी डी, क्योंकि आपको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए, तो ये जो है वेरियस इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स है। देखिए, ये आपसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं कि पहले क्या आया था, पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था या पेरिस अग्रीमेंट आया था या कैनकुन अग्रीमेंट आया था या कोपेनहेगन आया था। तो इनके साल जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या आया था और कौन सा अग्रीमेंट या प्रोटोकॉल किससे एसोसिएट करता है। पेरिस अग्रीमेंट देखिए, जो COP21 हुई थी वो 2015 में हुई थी, इस वजह से यहां 2015 लिखा है, लेकिन जो साइन हुआ था इसके ऊपर वो 2016 में हुए थे, इस वजह से हमारी स्टेटमेंट में भी पीछे 2016 ही दिया गया, साइंड ऑन 2016, मतलब 2016 में ही इसे साइन किया गया था। हालांकि अग्रीमेंट जो था इसके ऊपर 2015 की COP21 की जो मीटिंग थी उसके अंदर ही हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि 3 स्टेटमेंट्स हैं, कंसीडर करो इसको और बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विच वाज अडॉप्टेड इन 2006। तो यहां पे UN कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो 2006 में अडॉप्ट किया गया था। इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन। तो ये जो UN कन्वेंशन है इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, हो सकता है। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबलमेंट। इसके अंदर एक आर्टिकल 41 भी है जो किससे कंसर्न करता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट और डिसेबलमेंट से कंसर्न रखता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी कल ही December 3 को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो था उसे ऑब्जर्व किया था, जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो डिसेबल्स हैं उनके लिए क्या क्या सोसाइटी कर सकती है। इंडिया ने जो रेटिफिकेशन किया है इस कन्वेंशन का 2007 में ही कर दिया है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अक्टूबर 2007 में ये रेटिफिकेशन इंडिया के द्वारा किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ए और डी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहां आंसर बी होगा या सी होगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट होगी। इट मींस आर्टिकल 41 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या प्रोवाइड करता है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबलमेंट को यहां पे असिस्ट किया जा सकता है। तो देखिए, यहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि बताएं कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर या किस आर्टिकल के अंदर डिसेबल्स के लिए बात करी गई है। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी जितनी भी कैपेसिटी हो, क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं कितनी भी कैपेसिटी हो, क्योंकि इट इज अंडर DPSP, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। इस वजह से स्टेट को कहा है कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप कोशिश करें दैट यू हैव टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन, ताकि राइट टू वर्क दिया जा सके, राइट टू एजुकेशन दिया जा सके एंड पब्लिक असिस्टेंस दी जा सके अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ओल्ड एज लोगों को, सिक लोगों को एंड डिसेबल लोगों को। तो यहां पे DPSP जो है वो इससे एसोसिएट करते हैं, आर्टिकल 41 इससे एसोसिएट करता है। और जो पहली स्टेटमेंट है UN कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको 2006 में अडॉप्ट किया गया था, ये भी करेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। ये 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी।
चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा? नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए देखिए, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है इसे नवंबर 19 को स्टार्ट किया गया था और ये अगस्त 15, 2021 तक चलने वाला है और इसमें वो सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो अभी रिसेंटली इसी ड्राइव के अंदर, इसी चैलेंज के अंदर जो सीवर्स थे लुधियाना के अंदर उनको साफ किया गया, एक क्लीनिनेस इनिशिएटिव जो था वो चलाया गया और जो मिनिस्ट्रीज के साथ एसोसिएट करते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ए इज द करेक्ट आंसर। तो 19 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और अगले साल 15 अगस्त 2021 तक ये चलने वाला है और रिसेंटली लुधियाना इसको लेकर न्यूज में था। चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड अमंग 243 मेजर सिटीज, तो 243 सिटीज जो है उनके अंदर ये पर्टिकुलर चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया गया है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इसे 19 नवंबर को ही क्यों स्टार्ट किया गया, देखिए वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन 19 नवंबर को ही क्यों चूज किया गया अगर कोई मुझे बता पाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उतना आसान भी नहीं है ये चीज आंसर करना, नेवरदलेस ट्राई जरूर करिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन गल्फ ऑफ ओमान की लोकेशन को लेकर है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट फिर भी देखते हैं। गल्फ ऑफ ओमान को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज अ गल्फ दैट कनेक्ट्स अरेबियन सी टू पर्शियन गल्फ वाया द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो बेसिकली अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ ये कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, हो सकता है। इट बॉर्डर्स ईरान एंड पाकिस्तान ऑन द ईस्ट। ईस्टर्न साइड पे इसका जो बॉर्डर है वो ईरान पाकिस्तान को टच करता है। इट प्रोवाइड्स द ओनली सी पैसेज फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशन। तो ये अपने आप में अकेला ही ऐसा सी पैसेज है, सी का रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ से ओपन ओशन तक जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट, ओमानी काउंटर पार्ट जिनका नाम है बद्र अल बुस सऊदी, उनसे बात करी, ट्वीट के थ्रू उनको अप्रिशिएट किया कि कोविड-19 के टाइम पे जैसे आपने इंडियन कम्युनिटी का ध्यान रखा है वो सच में ही सराहनीय है। तो ऐसा अप्रिसिएशन जो था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा किया गया, इस वजह से ये पूरी न्यूज थी और ओमान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, क्या ये गल्फ कनेक्ट करती है अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से? देखिए अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट तो करती है बट नॉट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। किस तरीके से दिखाता हूं, बिकॉज हियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है इसको यहां पे यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान जो कि पर्शियन गल्फ, और यहां पे इस रीजन में आपका है अरेबियन सी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं दिस इज अरेबियन सी। तो यहां पे अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से, दैट इज पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ध्यान रखिएगा, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या इसका बॉर्डर जो है ओमान का, गल्फ ऑफ ओमान का, पाकिस्तान और ईरान से टच करता है? तो अगर हम मैप पे देखें, लेट्स सी ऑन द मैप कि क्या टच कर रहा है, देखते हैं। सो दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान और पाकिस्तान को टच तो कर रही है लेकिन नॉट ऑन द ईस्टर्न साइड, रादर इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में। ईरान एंड पाकिस्तान जो है इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में वो टच नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है। इट प्रोवाइड्स ओनली पैसेज फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू द ओपन सी। अगर देखा जाए अपने आप अकेला ही ऐसा रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो कि गल्फ ऑफ ओमान से ही जाता है, जो कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। तो यहां पे सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम करेंगे रिवीजन, 2 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन रिवीजन हमारी पैसिव रिवीजन नहीं होगी, इट विल बी एक्टिव रिवीजन, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आप इसे लाइव देख रहे हैं तो इसे लाइव जो हमारे साइड में कमेंट्स चल रहे हैं, लाइव कमेंट्स, उसमें आंसर करिएगा। अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो ब्रेन के अंदर इसे अपने रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, अपने माइंड के अंदर इसे रिकॉल करने की कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर क्या है। चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, तो 100% जीईआर कब तक करना है बताइए, क्या टारगेट था हमारा? यस, 2030 हमारा टारगेट था। 5+3+3+4 का जो मेथड है इसके अंदर यूज किया जाता है और यहां पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी जा रही है फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो WMO इकोसोक, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोसोक जो है उसने जॉइंटली एस्टैब्लिश किया इसे, और इसमें मेंबरशिप जो होती है उसमें कौन कौन होते हैं? वो कंट्रीज जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास है। अभी कौन सा साइक्लोन के बारे में बात करी थी हमने जो कि रिसेंटली न्यूज में था? यस, साइक्लोन बुरेवी के बारे में। कहां पे आया ये, किस लोकेशन में? हमारे सदर्न इंडिया के अंदर। यहां पे जो 8 टीम्स है NDRF की वो भेजी गई है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाई कोर्ट जजेस। एज कितनी होती है जल्दी से बताएं? यस, 62।
सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी होती है जल्दी बताएं? 65। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जो इंडियन पॉलिटी का ये इशू है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने अभी मेडिसिन कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया? यस, यूनाइटेड किंगडम ने, ध्यान रखिएगा। और हमारे यहां से किस इंस्टीट्यूट को मिल सकती है इस चीज का अप्रूवल? सीरम इंस्टीट्यूट को, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में भी। देन हमारा डिस्कशन हुआ था मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट के बारे में। किसको लेकर यहां पे टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिए गए जल्दी बताएं? कौन सा प्रोडक्ट था वो? यस, हनी को लेकर यहां पे जो टेस्ट है वो काफी सारे फेल निकले हैं, काफी सारी कंपनीज के जो मिलावट है वो देखी गई है इसके अंदर। देन हमारा डिस्कशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर, और जल्दी से बताएं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। और इसकी जो ब्रांचेस थी कहां पर है वो हमने देखा था, हैदराबाद से लेकर गुवाहाटी तक, लखनऊ से लेकर जम्मू तक इनकी ब्रांचेस हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि कहा गया कि सीसीटीवी होना चाहिए एनआईए की सारी बिल्डिंग्स के अंदर, इवन सीबीआई के ऑफिस में भी। चलिए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। तो इसके लिए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट तो है ये, लेकिन यूएनएफसीसी के साथ एसोसिएट करता है। साइन 2016 में किया गया था, लेकिन कब इसको किसके बारे में बात कब करी गई थी? सीओपी नंबर क्या है जल्दी से बताएं? सीओपी 21 के अंदर। चलिए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन किया था यूएनएफसीसी के बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर। तो क्या हमने ये कन्वेंशन साइन करी है? तो यस, हमने 2007 में ही इस कन्वेंशन को साइन कर दिया था। और जल्दी से बताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो मेंशन है वो किया गया है डिसेबल के लिए? यस, आर्टिकल 41 डीपीएसपी के अंदर मेंशन आपको मिल जाता है। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके से ही बनते हैं कि आपको बताएंगे कि बताइए डिसेबल्स के बारे में किस पार्ट के अंदर मेंशन किया गया, तो आपको बताना होगा डीपीएसपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज कौन सी सिटी न्यूज में थी जल्दी से बताएं? लुधियाना न्यूज में थी। और कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? 10 लाख या इससे ज्यादा। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 19 को। क्यों लॉन्च किया गया था नवंबर 19 को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त 2021 तक चलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इससे एसोसिएट करती है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था गल्फ ऑफ ओमान के बारे में। जल्दी से बताएं, पाकिस्तान और ईरान से बॉर्डर टच होता है? तो यस, नॉर्दर्न डायरेक्शन में बॉर्डर टच होता है। और जल्दी से मेरे को स्ट्रेट का नाम बताएं। यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो यहां पे न्यूज में थी, जो कि कनेक्ट करती है अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को। तो यहां पे हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा उसका प्लीज आंसर करिएगा इफ यू वांट टू विन द मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज के लिए इसका आंसर करना जरूरी है। व्हाट इज द मर्चेंट डिस्काउंट रेट? एक लाइन में मुझे बताइएगा। एमडीआर क्या होता है? चाहे तो गूगल को सर्च करके भी इसका आंसर समझ सकते हैं। वन लाइन में मुझे आंसर देने की कोशिश करिएगा, चाहे तो मल्टीपल लाइंस में भी दे सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि जितना कंसाइज वे में प्रेजेंट किया जाए उतना अच्छा है। मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है उसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सो मेनी बिग कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी हमने देखा था पीछे, जिससे कि हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। हमारी जो हेल्थ है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है बेसिकली काफी सारी कंपनीज के द्वारा, क्योंकि क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स वो नहीं प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली टेस्टिंग में देखा गया। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट में, ये आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। आप चाहे तो netmock.com पे अपने आंसर को सबमिट करिएगा, या फिर मुझसे भी इवैल्यूएशन करा सकते हैं नीचे वाला लिंक को यूज करके। वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। हमने जो यूपीएससी की मेंस की एवरीडे बेसिस पे जो आपको आंसर दिया जाता है, इसके लिए आंसर राइटिंग सीरीज जो इसको स्टार्ट किया है। तो हमने बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके आंसर्स एवरीडे बेसिस पे मेरे पास आते थे। कई बार तो 100 से ज्यादा आंसर्स जो थे वो टेलीग्राम के ऊपर आ जाते थे, और सबको इवेल्यूएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर मैं 100 क्वेश्चन को इवेल्यूएट करूंगा तो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं बन पाएगा, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मैं पूरे दिन में कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे इसलिए सीरियस स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी मेंस की एक सीरीज जो है उसे स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, और यहाँ पर डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया जाता है 365 डेज तक आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 365 डेज के अंदर 365 क्वेश्चन के आपको आंसर जो है लिख कर सबमिट करने, और उसको मैं इवेल्यूएट करूंगा यहाँ पर। तो बेसिकली इसे हमने स्टार्ट किया था नवंबर की सीरीज से, जिसमें हमने 30 दिन में 30 क्वेश्चन दिए थे, और इसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया था। उसी चीज को हमने एक्सपेंड किया। तो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है नवंबर वाली सीरीज को, उनको दोबारा से कुछ सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसी 30 दिन को हमने एक्सपेंड करके 365 दिन बना दिया। मतलब जो 30 दिन के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया था, अब आपको 365 दिन जो है वो मिलेंगे। जो 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन की जगह अब आपको 365 क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। बस मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि जैसे जितनी शिद्दत से मैं आपको रोज एक क्वेश्चन बना के देता हूं, और जितनी शिद्दत से मैं आपकी आंसर कॉपीज को चेक करता हूं, उतने ही कमिटमेंट से, उतने ही डेडिकेशन से 365 दिन तक आप आंसर करिएगा। बिलीव मी, पहले दिन और जो 365वां दिन होगा, आपके आंसर में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। और जब तक मेंस के एग्जाम आते हैं आपके सामने, तब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि इस 365 के अंदर आप इसको 200 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाता है? अराउंड 70,000 वर्ड्स जो है
इससे भी ज्यादा लिख चुके होंगे, 70,000 प्लस वर्ड्स आप लिख चुके होंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। सो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmonk.com के ऊपर, या फिर ये जो नीचे वाला लिंक जो है जो आपको पीपीटी में मिलेगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, लास्ट टाइम जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है तो डोली जायसवाल ने दिया है। डोली, आप मुझे @prince_luthra पे मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपका मेल आईडी क्या है, ताकि जो नेटमॉक की मॉक टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको फ्रीली एनरोल किया जा सके, और साथ में ही इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में आपको सीरीज चाहिए ये भी बता दीजिएगा, बिकॉज आपने करेक्ट आंसर दिया है और आपको यहाँ पे विनर चूज किया गया। अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर किया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।